हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु कुमार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है लालू कालू और वन देवता का पार्ट 2, जो कि मनोज कॉमिक्स का ही पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सब उसी नौकर की कारस्तानी है। चलो अंदर चलकर उसकी खबर लेते हैं। मैं उस नास पीटे का खून पी जाऊंगा। दोनों धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसे, लेकिन तभी ओई, उफ, इतनी सारी चींटियां यहाँ कहाँ से आ गई? जल्दी से बाहर निकलो। अरे लालू के बच्चे, कहाँ मर गया तू? अरे नास पीटे, कहाँ है तू? दोनों चींटियों के भय से बाहर निकल आए और लालू को संबोधित करते हुए चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर लालू की नींद टूट गई और वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। क्या हुआ सेठ जी? ओई, सेठ जी के बच्चे, पहले यह बता कि कमरे में तूने क्या बिखेरा है? मैंने तो वही द्रव्य उड़ेला है सेठ जी, जो कमरे के भीतर मेज पर रखी शीशी में था और जिससे सेठानी ने फर्श धोने के लिए कहा था। क्या कहा? भीतर मेज पर रखी शीशी से? अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, उसमें तो शहद था। मैंने तो बाहर बरामदे की मेज पर रखी शीशी से फर्श धोने के लिए कहा था। हे भगवान, शहद का भी इसने सत्यानाश कर दिया। ओह, तब तो मुझसे सुनने में भूल हुई सेठ जी, माफी चाहता हूँ। दोनों उस पर बुरी तरह से पिल पड़े थे। माफी? तूने मेरे जूतों का सत्यानाश कर डाला। ले पहले मेरी लात खा। सभी कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर तूने उनका कचूमर निकाल दिया। अब तेरे कपड़े भी साबुत नहीं रहने दूंगी। चर्र चर्र आह। लालू की अच्छी खासी पिटाई करने के पश्चात जब उनकी भड़ास कुछ कम हुई, अब कान खोलकर सुनो। हमारा जो नुकसान तुमने किया है, उसके एवज में तुम्हें हमारे यहाँ 7 बरस तक मुफ्त ही काम करना पड़ेगा। सच कहते हैं सेठ जी, मुझे इनके नुकसान की कीमत चुकानी ही चाहिए। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जाओ, सबसे पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आओ, ताकि खाना पक सके। जो आज्ञा सेठानी जी। और सुन ले, अगर इस बार तुझसे कोई भूल हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ गया हुजूर। जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर वह बाहर निकला, मकान के पिछवाड़े लगे पेड़ को देखकर, ढेर सारी सूखी लकड़ियां तो यहीं मिल जाएंगी। फिर जंगल में इतनी देर दूर जाने की क्या जरूरत? जल्दी से लकड़ी ले जाकर दूंगा तो मालिक का सारा क्रोध जाता रहेगा। और अगले ही पल, शीघ्र ही, वाह, मार लिया आधा मोर्चा। अब इस पेड़ की लकड़ियां बड़ी आसानी से काट सकूंगा। तभी वह कटा वृक्ष मकान के ऊपर जा गिरा। धड़ाम। उस भारी वृक्ष मकान के ऊपर गिरते ही छत भरभरा कर नीचे आ पड़ी। अरे बाप रे, भागो कड़ाक! उई मेरी माँ! उफ! बाल बाल बचे। बड़ा जबरदस्त भूचाल आया था। अजी कोई भूचाल भूचाल नहीं आया, पिछवाड़े का पेड़ गिरा है। मुझे लगता है फिर उसी लालू के बच्चे ने कोई मूर्खता की है। जरा जाकर देखिए तो। और बात समझ में आते ही सेठ हलक पहाड़ कर चीख उठा, लालू! और दूसरे ही पल पास पड़ा डंडा उठाकर वह दौड़ता हुआ पिछवाड़े पहुंच गया। कमबख्त को अब नहीं छोड़ूंगा। आहा, लगता है मालिक मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं। तभी सेठानी भी हाथ में डंडा लिए उसे अपनी ओर ही दौड़कर आती दिखाई दी। छोड़ना नहीं, हड्डी पसली एक कर डालना इस मूर्ख की। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये तो गुस्से में है, अब तो भाग निकलने में ही भलाई है। और तुरंत ही वह कुल्हाड़ी फेंक वहां से भाग खड़ा हुआ। सेठ सेठानी भी उसे उसके पीछे लपके। तभी अचानक भागते हुए सेठ की धोती गिरे वृक्ष की एक टहनी में उलझी और धड़ाम! अर उफ! अगले ही पल, हाय, मार डाला! आह! फिर जब तक वे संभलते, लालू उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। आज तो कमबख्त बचकर निकल गया, लेकिन फिर कभी दिख गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हाय मेरी कमर! रात को दोनों भाई जब जंगल में मिले, कहो लालू भाई, आज दिन भर तुमने क्या किया और कितनी कमाई की? हकीकत बताऊंगा तो यह मुझ पर हंसेगा। अतः वह उदास स्वर में बोला, क्या बताऊं भाई, दिन भर भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल सका। लेकिन तुम्हारा दिन कैसा गुजरा कालू भाई? जो विचार लालू के दिमाग में आया था वही कालू के दिमाग में आया। वह उदासी भरे स्वर में कहानी सुनाता बनाता हुआ बोला, कुछ मत पूछो भाई, आज का दिन तो बड़ा ही मनहूस निकला। अरे वो कैसे? नगर की एक एक दुकान घुमा मगर मनपसंद कोई काम ही नहीं दिखा। है तो मेहनती, लेकिन मूर्ख। आह! यानी आज दोनों का दिन ही एक जैसा मनहूस गुजरा। तभी भाई मुझे एक उपाय सूझा है। कल हम ऐसा करेंगे कि एक दूसरे की जगह पर काम खोज में जाएंगे। यानी कि तुम पूर्व दिशा की ओर जाना और मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा। ठीक है, इस बार ऐसा ही करते हैं, हो सकता है इस तरह हमारी किस्मत चमक जाए। ठीक कहते हो, चलो अब सो जाएं, रात काफी हो गई है।
यह मैंने अच्छा किया, वरना अगर लालू मुझे फिर से पूरब की ओर भेज देता तो। यह कालू ने ठीक किया, वरना कहीं अगर वह मुझे फिर पश्चिम की ओर भेज देता तो सेठ सेठानी मेरा सिर सिर ही फोड़ डालते। और अगले दिन भोर होते ही दोनों रात को तय हुई दिशाओं में चल पड़े। संयोग से कालू उसी सेठ सेठानी के टूटे हुए घर के करीब जा पहुंचा जहां लालू अपनी मूर्खता का कमाल दिखा चुका था। शायद यहाँ काम मिल जाए। हुजूर, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तुम? आ गए आप पाजी, पकड़ लीजिए। और अगले ही पल वे कालू को लालू समझकर उस पर पिल पड़े। आज नहीं छोड़ूंगा। उफ, बचाओ, सिर तोड़ दूंगी तेरा। बेचारा कालू बुरी तरह पिटने के बाद रोता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। बहू, यहाँ काम मांगने पर किसी की ऐसी दुर्गति की जाती है, पता होता तो कभी इधर न आता। उधर किसान अब भी कालू को ढूंढता फिर रहा था। कहीं दिख भर जाए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा कमबख्त की। तभी उसे सामने से लालू आता दिखाई दिया। अरे वह रहा, अभी खबर लेता हूँ उसकी। जब लालू की दृष्टि सामने से दौड़ कर आते किसान पर पड़ी, शायद उसे किसी नौकर की तलाश है। बाहरी किस्मत, नगर में घुसने से पहले ही काम भेज दिया। लेकिन किसान के निकट पहुंचने पर, इससे पहले कि लालू कुछ कह पाता, किसान उस पर पिल पड़ा। मेरी बर्बादी के कारण आज तू नहीं बचेगा। फटाक आह। बहुत बुरी तरह मार खाने के बाद भी वह रोता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। हाय, यह मुझे किस किए की सजा मिली है? बहू बहू, इस हालत के लिए कालू भाई से फिर कोई बात बनानी पड़ेगी। कालू लालू पुनः जंगल में वहीं मिले जहां पहले मिले थे। अरे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई लालू भाई? क्या बताऊं कालू भाई, काम की तलाश में जा रहा था कि एक पागल सांड से भिड़ंत हो गई। हम दोनों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में हार उसी पागल सांड की हुई। उसे मारने के बाद मैं सीधा यहीं चला आ रहा हूँ। ओह, लेकिन भाई तुम इस दशा में कैसे? कुछ मत पूछो भाई। जिस सांड को तुमने मारा उसकी आत्मा मुझे लालू समझ बदला लेने आई थी, किंतु मैंने भी उसे वो छकाया कि पूछो मत। वो बातों में मशगूल ही थे कि तभी कालू लालू। अरे, यह किसने पुकारा हमें? लेकिन जब उन्हें आसपास कोई नहीं दिखाई दिया तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। तुमने कुछ सुना लालू भाई? हाँ भाई, ऐसा लगा था जैसे किसी ने हमें पुकारा हो, मगर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मूर्खों, ये मैं हूँ, वन देवता। जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो मैं उसी पर रहता हूँ। ऊपर देखो। ओह, अरे! हकीकत का पता लगते ही दोनों वन देवता के कदमों में गिर पड़े। वन देवता, हमारी मदद कीजिए, हम दुखियारे किस्मत के मारे आपकी शरण में पड़े पड़े हैं। अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम यहीं पर अपनी जान दे देंगे। जान देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए ही पुकारा है, क्योंकि मूर्ख होने के बावजूद भी तुम दोनों भोले और नेक दिल हो। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। यहाँ से 100 गज दूर चलने पर तुम्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देगी। उस चट्टान के नीचे बहुत सा धन गड़ा है। जाकर निकाल लो, मगर ध्यान रहे कि उस धन में एक चांदी की डिबिया भी होगी। उसे भूल कर भी नहीं खोलना, वरना तुम दोनों को पछताना पड़ेगा, समझे? हम समझ गए वन देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसन्नतापूर्वक दोनों कदम गिनते हुए उस चट्टान की ओर बढ़ने लगे जिसके बारे में वन देवता ने उन्हें बताया था। फिर पूरे 100 गज की दूरी तय करने के साथ ही लालू प्रसन्नता से चीख उठा। वह रही चट्टान। दोनों उस चट्टान के करीब पहुंचे। धक्का लगाओ भाई कालू, हम अमीर बनने जा रहे हैं। जोर लगा के। हाय सा। फिर चट्टान एक तरफ हटते ही उनकी निगाहें गड्ढे में पड़े धन पर पड़ी। इतना धन देखकर दोनों ही उछल पड़े। वन देवता जिंदाबाद, याहू! इसके बाद वे धन को पोटली में बांधने लगे। शीघ्र ही सारा धन तो हमने समेट लिया है, किंतु यह चांदी की डिबिया रह गई है, इसे भी उठा लूं क्या? नहीं नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना। क्या तुम वन देवता की चेतावनी को भूल गए? वह मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है इस डिबिया में जरूर कोई कीमती वस्तु है। शायद हीरे जवाहरात व पन्ने आदि होंगे। इसे यहाँ छोड़ना सरासर मूर्खता होगी। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो इसे खोलकर अपने दिल की संतुष्टि कर लेते हैं। वन देवता कहाँ, कौन यहाँ से यहाँ खड़े हमें देख रहे हैं? और धन के लोभ में फंसे लालू ने वह डिबिया गड्ढे से निकाली और उसे खोलने लगा। हाँ, इसमें रखे हीरे पन्ने कितने कीमती होंगे। लेकिन जैसे ही डिबिया खुली, दोनों के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। अरे बाप रे! आई मधुमक्खियां, भागो! कालू लालू मधुमक्खियों से बचने के लिए अंधाधुंध दौड़े चले जा रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का ही पता नहीं चला कि उनकी धन वाली पोटली खाली हो चुकी है। उफ! यह कमबख्त मधुमक्खियां तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भलाई इसी में है कि भागते रहो। हड़बड़ाहट में वे उस गड्ढे को भी
नहीं देख सके जो गंदे पानी से भरा हुआ था। परिणाम स्वरूप दोनों ही उस गड्ढे में जा गिरे। हाय मरे बचाओ, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए। काश हमने वन देवता की बात मानी होती। लेकिन वे तब तक पानी से बाहर नहीं निकले जब तक मधुमक्खियां उनका पीछा छोड़कर वापस न लौट गईं। उसके बाद वे पानी से बाहर निकले और वन देवता से मिलने रोते पीटते पुनः जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उसी स्थान पर पहुंचकर, वन देवता हमारी मदद कीजिए, हमें खजाना नहीं मिला। जरूर, मेरे मना करने पर भी तुमने उस चांदी की डिबिया को खोला होगा। सच है, तुम दोनों वास्तव में अपनी मूर्खता के कारण कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अब भुगतो लालच करने का फल। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए वन देवता, और हमारी मदद कीजिए। हाँ वन देवता, हमसे वास्तव में भूल हुई, लेकिन हम वादा करते हैं कि आइंदा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और उनके बार बार गिड़गिड़ाने पर वन देवता का दिल उनके लिए फिर पसीज उठा। अच्छा अच्छा, अब यह मगरमच्छी आंसू और मत बहाओ। ना जाने मुझे क्यों फिर तुम दोनों पर दया आ रही है। सुनो, इस जंगल के उत्तरी छोर पर एक बुढ़िया रहती है। यदि तुम दोनों किसी तरह थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्य व बातों से उसे प्रसन्न कर लो तो वह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगी। अब जाओ। ओह, आप कितने अच्छे हैं वन देवता। आओ कालू, अभी चलते हैं उस दादी अम्मा के पास। लालू कालू दोनों खुशी खुशी वन देवता की बताई दिशा में चल पड़े। अब बिल्कुल भी लालच नहीं करना लालू, बिल्कुल नहीं करूंगा कालू। कुछ ही देर बाद वे उस बुढ़िया के सामने थे। दादी अम्मा, हम आपके पास बहुत दूर से किसी काम के पाने की आशा लेकर आए हैं। हमें कोई ना कोई काम अवश्य दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, लेकिन तुम एक माँ की पगार क्या लोगे? बस 2 समय का भोजन मिल जाए, हम और क्या चाहेंगे। क्यों कालू भाई, मैंने गलत कहा है क्या? तुम ठीक कहते हो लालू भाई। फिर दादी अम्मा की सेवा करके तो हमें आनंद ही प्राप्त होगा। किसी तरह बुढ़िया को खुश करना है। बेचारे किस्मत के मारे, लगते हैं कितने, लेकिन भले लड़के हैं। तभी बुढ़िया बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना नौकर रख लेती हूँ। आपका यह आभार हम कभी नहीं भूलेंगे दादी अम्मा। हाँ दादी अम्मा, अब हमें झटपट काम बताइए ताकि हम इसी समय से आपकी सेवा शुरू कर सकें। बुढ़िया ने उन्हें पहला काम बताया। सबसे पहले तुम दोनों मेरी झोपड़ी के आसपास की जमीन खोद डालो, ताकि मैं कुछ जमीन पर साग सब्जियों की खेती कर सकूं, जिसे लेने के लिए मुझे 10 कोस दूर बाजार चलकर जाना पड़ता है। और बाकी की जमीन पर मैं आम व अमरूद और वृक्ष लगाऊंगी, क्योंकि यह दोनों फल मुझे बहुत पसंद हैं। अब तुम दोनों जाओ और अपने काम में जुट जाओ। जब तब तक मैं तुम दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। बहुत अच्छा दादी अम्मा। और हाँ, जमीन खोदने का सारा सामान तुम्हें झोपड़ी के पीछे पड़ा मिल जाए। दोनों झोपड़ी के पीछे पहुंचे और जमीन की खुदाई करने लगे। शाम ढलने तक, चलो खुदाई का काम खत्म हुआ। हाँ, अब इसमें सब्जियों की खेती होने के साथ आम व अमरूद के वृक्ष भी लगेंगे। तभी उनके नथनों से एक गंध आकर टकराई। आहा, स्वादिष्ट खाने की महक। लगता है दादी अम्मा ने बहुत लजीज खाना तैयार किया है हमारे लिए। आओ भीतर चलते हैं। लेकिन तभी एक समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। मगर हम इस खाई को पार करके झोपड़ी के भीतर पहुंचेंगे कैसे? अरे, यह हमने क्या गड़बड़ कर दी? अब तो एक ही तरकीब है लालू। वह क्या? यही कि हम झोपड़ी के द्वार पर पत्थर मारकर बुढ़िया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। हो सकता है वह हमें झोपड़ी के भीतर पहुंचने का कोई मार्ग सुझा दे। वाह, खूब सुझाई तुमने भी यह तरकीब। चलो उठाओ पत्थर और मेरे साथ शुरू हो जाओ। और दोनों ने पत्थर उठा उठाकर झोपड़ी के द्वार पर मारने आरंभ कर दिए। वह गया मेरा पत्थर। ठक धड़ाक, वह लगा मेरा निशाना। शीघ्र ही। अरे आती हूँ बाबा, क्या दरवाजा ही तोड़ने का इरादा है? बस ना करो लालू, बुढ़िया ने सुन लिया है। नहीं यार, पत्थर मारते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर पत्थर फेंकना बंद करें और उधर बुढ़िया द्वार पर खामोशी पाकर वापस लौट जाए। और ठीक उसी समय बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो सनसनाता हुआ एक पत्थर उसकी आकर उसकी नाक पर पड़ा। हाय, मार डाला। यह देख दोनों बुरी तरह बौखला उठे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हाय, सारी योजना ही चौपट हो गई। तभी बुढ़िया गुस्से से चीखती हुई बाहर निकली, मगर उस आगे खुदी हुई खाई को ना देख पाई और अबे गई बुढ़िया काम से। हाय, अब हमारी मदद कौन करेगा? बहू बहू आई। तभी गड्ढे से बुढ़िया की भल्लाई झल्लाई हुई आवाज आई। अरे नास पीटो, मुझे बाहर निकालो। अरे दादी अम्मा जिंदा है, हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम जल्दी से पिछवाड़े से रस्सी ले आओ। रस्सी की मदद से कालू लालू ने
बुढ़िया को बाहर निकाला, मगर कम बख्तों, मुझ बूढ़ी के साथ ऐसा मजाक करते हो? ठहरो, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। हैं? जान बचानी है तो भागो लालू भाई। बुढ़िया से किसी तरह पीछा छुड़ा कर वे तीसरी बार वन देवता के निवास स्थान की ओर चल पड़े। किसी तरह जान बची। हाँ लालू भाई, लेकिन अब यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि हम दोनों वास्तव में निरे बुद्धू हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अब वन देवता भी हमारी मदद करेंगे या नहीं। ठीक कहते हो भाई, पर एक बात समझ में नहीं आई। बुढ़िया ने तो कहा था कि वह आम और अमरूद के वृक्ष लगाना चाहती है। हमने उसी हिसाब से तो जमीन खोदी थी। खोदी तो थी भाई, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा जमीन खोद गए हम। तभी तो बुढ़िया के साथ साथ हमारी किस्मत भी उसमें लुढ़क गई। कुछ देर बाद वे पुनः उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जिस पर वन देवता रहते थे। उन्होंने उन्हें सारी आप बीती कह सुनाई। सब कुछ सुनकर वन देवता बोले, मुझे पहले ही इस बात की आशंका थी। बेशक तुम दोनों ने जानबूझकर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मेहनत मजदूरी करके जीने की कोशिश की है, पर तुम्हारी मूर्खता के कारण ही अब तक तुम दोनों की सारी मेहनत पर पानी फिरता रहा है। लेकिन तुम दोनों मूर्ख होने के बावजूद भी नेक नियति और मेहनती हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। अतः इस बार फिर मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, वरना तुम्हें यह दुनिया जीने नहीं देगी। सुनो, मेरी जड़ को 6 फुट गहरी खोदने पर तुम्हें एक बड़ा संदूक मिलेगा। उसमें इतना धन होगा कि तुम दोनों का जीवन आराम से गुजर जाएगा। अब उस संदूक को निकाल कर वापस घर लौट जाओ। तुम्हारी माँ घर पर बेचैनी से तुम्हारी राह देख रही है। कहने के साथ ही वृक्ष से वन देवता का चेहरा अदृश्य हो गया और लालू कालू मनी मन वन देवता को प्रणाम कर वृक्ष की जड़ में खुदाई करने में जुट गए। शीघ्र ही, आहा, मिल गया संदूक। चलो अब जल्दी से इसे बाहर निकालें और घर लौट चलें। रात होने वाली है, कहीं मार्ग में चोर डाकू मिल गए तो वन देवता भी फिर हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। दोनों ने गड्ढे से संदूक निकाल कर खोला और उसमें भरी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर प्रसन्नता से खिल उठे। आहा, वन देवता का उपकार हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अब देर ना करो लालू भाई, संदूक उठाओ और घर चलो। पता नहीं माँ हमारे बगैर किस दशा में होगी। लालू कालू संदूक को लेकर जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही उनकी बूढ़ी माँ रोती हुई उनसे लिपट गई। तुम दोनों कहाँ चले गए थे मेरे बच्चों? देखो तो रो रो कर मेरा क्या हाल हो गया है। क्या तुम दोनों को मेरी जरा सी भी सुध नहीं आई? लेकिन माँ, तुम्ही ने तो हमें कमा धमा कर कुछ लाने के लिए कहा था। हाँ माँ, हमने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। देखो हम तुम्हारे लिए कितना सारा धन लेकर आए हैं। अब जिंदगी भर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाड़ में गया धन, वह तो मैंने वैसे ही गुस्से में कहा था। मेरा असली धन तो तुम दोनों हो, मेरे अच्छे बेटे हो। धन के साथ साथ लालू कालू को जैसे बुद्धि भी मिल गई थी। उन्होंने निठल्ले बैठने की बजाय कोई व्यापार आरंभ किया और शीघ्र ही उनकी चातुर्यता से वह व्यापार दुना रात चौगुना फैलता चला गया और कुछ ही समय में वे अपने गांव के सबसे बड़े धनवान बन गए। झोपड़ी की जगह उन्होंने शानदार मकान खड़ा कर लिया। गांव भर में उनकी इज्जत होने लगी और एक दिन उनकी माँ ने बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भी कर दिया और इस तरह से अपनी अपनी बुद्धिमान पत्नियों और माँ के साथ लालू कालू बाकी की ज़िंदगी आराम से व्यतीत करने लगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।